सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। नीति ने बाहर झांककर देखा तो सरस्वती जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई लेने आए। लेकिन घर में बेटा राजीव, बहू नीति दोनों थे, पर किसी ने बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। बाहर कौन है नीति? और कौन होगा? तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राजीव ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में मलीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर सरस्वती जी इंतजार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने सरस्वती जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया। उसे पैसे देकर घर में आई। जैसे तैसे कदम बढ़ाते हुए घर में प्रवेश किया। सरस्वती जी ने राजीव और नीति की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अरे उधर कहाँ जा रही हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है। आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी नीति की तरफ देखती रही। बस आंखों में आंसू आ गए। नीति ने धीरे से राजीव के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राजीव ने माँ की तरफ देखा। अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है। और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया तो मैं हूँ। मुखिया? सरस्वती जी के मुंह से सिर्फ इतना निकला। और नहीं तो क्या? अब घर में खर्चे करूंगा तो मैं मुखिया हुआ ना, और अब सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। सरस्वती जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राजीव बोला, वो क्या है ना माँ, नीति की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है। उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम रखना पड़ेगा ना। इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाना। राजीव की बात सुनकर जैसे सरस्वती जी के पैरों ने किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। वो जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राजीव बोला, अरे माँ, अपना सामान तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। सरस्वती जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आईं और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में लाईं। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई थी। उनके शादी के समय पुरानी 2 ग्रे सीखी थी, और वो पुराना टेबल था जिसे सरस्वती जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति मोहन जी ने बेचने नहीं दिया। अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब आम आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल सरस्वती जी के काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठी। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से सेवा करते, घर में हंसी खुशी था। एक दिन मोहन जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो सरस्वती जी ने मना किया। रहने दो, बहू का 6वां महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राजीव और नीति के समझाने पर वो उनके साथ गांव गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सबका परिवार था। वहां जाने के बाद कुछ दिन मोहन जी की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ा। उन्हें हार्ट अटैक आया। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राजीव और नीति तो वापस आ गए।
लेकिन सरस्वती जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया, ये कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी, वो भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया, पर यहाँ राजीव स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था जरूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है। और तो और घर का सारा सिस्टम बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह छोड़ेंगे, इसका तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अभी सरस्वती जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो सरस्वती जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर नीति के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। सरस्वती जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर पानी के ट्रे सजा कर लाया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करते हुए सरस्वती जी वापस कमरे में आई। 2 घंटे तक कमरे में बैठी रही, ना चाय न नाश्ता। 2 घंटे बाद के नेते के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। सरस्वती जी को भूख का एहसास हुआ। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो झूठे बर्तन बता रहे थे। क्या ढूंढ रही है माँ जी? देखिए, खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर नियति रसोई से बाहर आ गई। सरस्वती जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। उन्होंने 2 रोटी खाई थी। बैग में खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भरकर सरस्वती जी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक वो करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए रात उन्हें नींद आई। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रही थी। सरस्वती जी को देखते ही सब चुप हुए। माँ, आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर सरस्वती जी वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राजीव चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और सरस्वती जी को दिया। माँ, ये नाश्ता कर लो, और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में रहो। सरस्वती जी हैरानी से राजीव की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राजीव बोला, मुझे पता है आपको पापा के जाने का दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार नीति के सामने आओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राजीव रुक गया। सरस्वती जी राजीव की बात सुनकर बिल्कुल हैरान थी। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के सीने में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ना देना चाहता। सोच सोचकर सरस्वती जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी जोर जोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रो लेने के बाद खुद तक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से आंसू पोंछे। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद सरस्वती जी एक निर्णय पर पहुंची। अगले दिन रात को जब राजीव अपने ऑफिस से घर आया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय सरस्वती जी कमरे में आई और वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए।
जबकि राजीव ने घूरकर सरस्वती जी को देखा, जैसे कह रहा हो सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आई। लेकिन सरस्वती जी चुपचाप राजीव की तरफ देख रही थी। आखिर राजीव को बोलना पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं। हाँ याद है, तूने कहा था मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं, तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तू कहीं और जा। सरस्वती जी की बात सुनकर राजीव भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा? अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया मुखिया जी, आपको बता दूं कि ये घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी नेति बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो सरस्वती जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाया। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और करो। सरस्वती जी का साफ रुख देखकर नेति की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो, बच्चे ही तो हैं, माफ कर दो। माफ करना समधन जी, ये बच्चे नहीं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जबकि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप तो बिल्कुल घर में हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी बेटी और दामाद से कहिए अपना बंदोबस्त कहीं और करें। सरस्वती जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और अपने फैसले पर अडिग रही। आखिर सबके समझाने के बाद सरस्वती जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर ये निर्णय की निकला कि नेति को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी कराएंगी। उस दौरान राजीव यहाँ घर का बंदोबस्त करेगा, और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता तो तब तक यहाँ किराया देना होगा। नेति अपने मायके चली गई और राजीव अकेला उसी घर में किराएदार की तरह रहने को मजबूर हो गया। मोहल्ले वालों के बीच उसकी छवि भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कोई अब उसे सम्मान से नहीं देखता। कई बार राजीव ने माँ से माफी मांगने की कोशिश की, पर सरस्वती जी अब भावनाओं से नहीं अनुभवों से जवाब देती। बेटा, माफ करना आसान है, पर भरोसा दोबारा नहीं बनता। कुछ महीनों बाद नेति के मायके में बच्चा हुआ, लेकिन सरस्वती जी को इसकी खबर नहीं दी गई। आखिरकार जब किराया देना भी राजीव के लिए मुश्किल हुआ, तब उसने सरस्वती जी से एक अंतिम बार कहा, माँ घर तो आपका है, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, क्या आप मुझे हमेशा के लिए दूर कर देंगी। बेटे, दरवाजा बंद नहीं किया, पर अब तुम्हें रिश्तों के साथ साथ इंसानियत का किराया चुकाना होगा। अगर वाकई दिल से पछतावा है तो घर में स्वागत है, लेकिन बेटा बनकर, मालिक बनकर नहीं। उसने माँ के पाँव छूकर कहा, माफ कर दो माँ, अब मैं बदलना चाहता हूँ। सच में यहीं से उनके रिश्ते में नई शुरुआत की संभावना थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा।